कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह चाय पर चर्चा पर प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को लेकर कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर करी है। सारे विधायकों को अपने पक्ष में करने का उपचुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं और वह कैसे आए हैं आपसे छुपा नहीं है। बीजेपी में दरार पड़ी है। जो महापुरुष गए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, वह अपने आप को दूसरों को तो अपने में माहिर है। वह किसी को अपना बॉस नहीं मानते, वह अपने आप बॉस होते हैं। नेता बाद में संगठन पहले जो नेता दल बदल कर गए हैं उनका टकराव आने वाले समय में बढ़ेगा। सरकार का उस जनता ने 5 साल के लिए चुनी सरकार, जनता हो रही परेशान। बिजली का संकट इसलिए है क्योंकि बिजली एक आवश्यक वस्तु है, उसे निजी क्षेत्र को पूरी तरीके से सौंप दिया है। महंगी बिजली खरीदने का अनुबंध कर रहे हैं। नुकसान पटाने के लिए जनता को बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं। कांग्रेस शासन में बिल कम हो गए थे। बिजली की खाद की परेशानी पैदा की जाती है और पहले से प्लानिंग कर खाद को भेज दिया जाए तो ठीक रहता है। बीजेपी के शासनकाल में नकली खाद ज्यादा पैदा होता है। खाद बिजली की परेशानी जब बीजेपी की सरकार रहेगी तो यह रहेगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह गौर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि सबसे पहले नगर निगम का चुनाव बाद में आता है, बाकी सब आता पहले। तीसरी लहर की चुनौती का सामना करना, दूसरी लहर में हम तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। किसी को आभास नहीं था कि यह लहर इतनी तेज होगी। अभी इस बात का मुझे संतोष है कि तीसरी लहर की तैयारियां ठीक हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट हर अस्पताल में लगाए जा रहे हैं। सितंबर के आखिरी तक चुनाव की चर्चा नहीं करें और तीसरी लहर की तैयारी करें। अगर हमको रोना पड़ा फॉल का पालन नहीं, तीसरी लहर और भी घातक रहेगी। वहीं कमलनाथ जी को लेकर पूछे गए सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। अध्यक्ष बदलाव की जरूरत अभी नहीं है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। युवा और महिलाओं और छात्रों को, इन सभी को टीम बनाकर काम करना शुरू कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, किसी ने वरिष्ठ या कार्यकर्ता, हमेशा उनका सम्मान किया। बीजेपी संस्कार के बाद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी दे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूछे गए सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो तेरा दिल ज्योतिरादित्य सिंधिया जयवर्धन सिंह की जगह ले सकता है तो जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर चंबल में बहुत मेहनत की है। कांग्रेस से 7 है और बीजेपी 30 है। वहां सिंधिया जी का कोई भी नेता नहीं जीत पा रहा है। 2023 में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। वह दुख का विषय है कि उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे अच्छे नेताओं को हमने खोया है। लोकप्रिय नेताओं को, कलावती, भूरिया, विजेंद्र, उनके प्रति लोगों के मन में जो भावना है वह कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। रहा सवाल लोकसभा का, तो अरुण यादव हमारे वहां के स्थापित नेता है और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्हें चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपना नाम दिया है। वहां से चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल पार्टी फैसला करेगी चुनाव कौन लड़ेगा। शराब माफिया को लेकर कहा कि जहरीली शराब से पहले भी कई मौतें हो चुकी है। कई वर्षों से यह चल रहा है। इसका कारण यह है कि ऐसी शराब नीति की मुट्ठी पर लोग ही शराब का व्यापार करेंगे, बाकी कोई नहीं करे। इसी के चलते जहरीली शराब बन रही है। किसी भी देश में जहरीली शराब से मौत नहीं होती। राजस्थान लगा हुआ है, वहां की शराब नीति है, वह विकेंद्रीकृत नीति है। वहां पर सरलता से लाइसेंस मिल जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं के हाथों में है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि शराब नीति में बदलाव के बाद ही इंदौर में जहरीली शराब पर रोक लग सकती है। साथ ही इंदौर में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, गोलियां चल रही है, ऐसी नीति से गुंडागर्दी भी कम होगी। पॉलिसी को बदलना चाहिए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन नीतियों का जिक्र किया जाएगा। इससे ओपन पॉलिसी में रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तरीय नेता बताया। कमलनाथ जी से भेंट को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि 2 विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आए तो आने वाले समय में अच्छा विकल्प रहेगा। धारा 370 को लेकर कहा कि एक बार कानून बन गया है, अब वापस लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस सांसद ने बताया कि शुरुआत से जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते थे और ये 90 के समय में वहां के हालात बदले। अब किसकी अगुवाई में बनेगा ये तो बैठ के बात करना होगा। अभी तो कहना बहुत जल्दी होगा, पर उचित समय पे आपको बता दिया जाएगा। आपके बयान हमेशा पार्टी लाइन से अलग मेरा सवाल ये है कि आपने भी बात की थी तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों महापुरुष अड़ियल थे, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, इसीलिए सरकार की? देखिए, जो हिम्मत आपके केंद्रीय नेतृत्व में
पंजाब में दिखाई है, या वो हिम्मत अगर वो मध्य प्रदेश में दिखाते तो शायद आपकी सरकार बच जाती। इसमें हिम्मत वाली बात नहीं है। 14 या 15 मंत्री बनाए गए थे जो उनके समर्थक थे। वो मंत्री पहले भी थे और चले गए तो भी उनको मंत्री बनाए, फर्क क्या हुआ? 14 मंत्री बना के कमलनाथ जी ने एक और इससे ज्यादा और क्या कर? कोई अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके तो नहीं कह देगा आप बैठ जाओ। वो तो वहाँ शिवराज सिंह जी भी नहीं कहने वाले। तो जैसे थे यहाँ वैसे ही वहाँ है, तो फर्क क्या पड़ा? बल्कि वहाँ जाने से उनको इतना नुकसान हुआ है, ये आने वाला 23 का चुनाव आपको बताएगा। अभी उपचुनाव में तो उनको मालूम, पब्लिक को मालूम था कि इनकी सरकार बीजेपी की फिर से बन जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया कि जो गरीब तबका था उसको डराया। मुझे मालूम है, मेरे पास तो प्रूफ है कि तुम्हारा राशन कार्ड ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। उसी समय कोरोना से भाग के बेचारे बहुत सारे मजदूर पलायन जो करते थे वो लौट कर आए थे, और शिवपुरी, गुना, इधर से बहुत सारे मजदूर बाहर काम करने जाते हैं। तो वो जो मजदूर था वो पहले ही परेशान था, तो उसको डरा धमका कर दबा दिया गया, वो वोट मिल गया। लेकिन 23 में स्थिति नहीं बनेगी। अब ममता जी तो हमारी पार्टी में रही हैं, सांसद रही हैं। मैं लोकसभा में चुनकर गया था 94 में, तो सांसद थी हमारे साथ, कांग्रेस की सांसद थी, और बहुत ही एक हिम्मत वाली महिला है और एक राष्ट्रीय नेता है, स्थापित नेता है। और कमलनाथ जी को कई वर्षों से जानती हैं और एक सौजन्य भेंट है। हम आभारी हैं ममता जी के, उन्होंने कमलनाथ जी से भेंट की। नहीं, अभी ये तो एक बहुत लंबी बात है, पर अच्छा है अगर एक तरह सोचने वाली पार्टी, एक तरह की विचारधारा रखने वाली पार्टियां एकजुट होकर आए, तो निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन 2024 में भी हो जाएगा। मतलब ममता बनर्जी की अगुवाई में यदि कोई मोर्चा बनता है तो उसमें कहा कि एक एआईसीसी के मेंबर ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बयानों से पार्टी का बड़ा नुकसान होता है। इस बात से आप क्या वाकई में इस्तीफा करते हैं? दूसरा सवाल ये था कि जयवर्धन सिंह जी ने आज ट्वीट करके सवाल पूछा है कि जिस तरीके से सरकार बीजेपी की तरफ से प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का दौर जारी है, तो क्या मध्य प्रदेश का मुख्य? अब दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, और इसका उत्तर तो दिग्विजय सिंह जी ही देंगे। नहीं, एआईसीसी मेंबर ने सोनिया गांधी जी को पत्र हाँ, तो उसका उत्तर सोनिया गांधी जी देंगी। और जयवर्धन ने जो ट्वीट किया है उसका उत्तर भी जयवर्धन ही देगा। नहीं, आपको लगता है कि क्या किस तरीके से प्रदेश में बीजेपी बदल रही है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या लगता है राजनीति? देखिए, बीजेपी ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है, सरकार गिरा के और सारे विधायकों को अपने पक्ष में करने का एन के प्रकरण किस तरह किया आपको मालूम है। ये आने वाला समय दिखाएगा कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है। उपचुनाव के नतीजे भले इनके पक्ष में आ गए हों, कैसे आए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इससे जो दरार भारतीय जनता पार्टी में पड़ी है, जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जेल गए, इनके परिवार जेल में गए, जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, आज उनके मन से पूछिए कभी, आप तो जानते हैं, तो ये दरार पड़ी है। क्योंकि जो महापुरुष उसमें गए हैं पार्टी में 17-18 विधायकों को लेके, वो उनकी आदत हम जानते हैं, हमारी पार्टी में वो रहे हैं। वो अपने आप को दूसरों पे थोपने में माहिर हैं, उनकी आदत है। वो किसी को अपना बॉस नहीं मान सकते, वो खुद अपने आप को बॉस मानते हैं। ये चीज़ भारतीय जनता, देखिए, ये जहरीली शराब से कोई पहली बार घटना नहीं, दुर्घटना नहीं घटी है, बहुत पहले भी घटी, कई सालों से ये चला आ रहा है। और इसका कारण ये है कि एक ऐसी शराब नीति कि बस मुट्ठी भर लोग ही शराब का व्यापार करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ये मैं शुरू से कांग्रेस के समय से कहते आ रहा हूँ
और इसी की वजह से ये जहरीली शराब बन रही है। अगर इसको आप देखिए, किसी देश में दुनिया के कहीं भी जहरीली शराब से मौत नहीं होती है, हमारे यहाँ क्यों होती है? राजस्थान लगा हुआ है, वहाँ की जो शराब नीति है वो विकेंद्रीकृत नीति है। किसी को भी अगर कोई लिकर का मैन्युफैक्चर करना है, हेरिटेज लिकर का, वाइन का, तो वो उसका लाइसेंस दे देते हैं, सरलता से मिल जाता है। हमारे यहाँ जो नीति है शराब की, वो ऐसी बनाई गई है कि मुट्ठी भर लोग हैं पूरा मध्य प्रदेश में, उनकी ही एक, उनका जो कॉकस है, नेटवर्क है, वो चलाएगा। उस नीति में आप परिवर्तन कर दीजिए, एक भी जहरीली शराब से मौत नहीं होगी, क्योंकि जहरीली शराब बनेगी ही नहीं। जब चॉइस होगा, इंसान के पास चॉइस होगी, तो ये जहरीली शराब का मार्केट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और ये गुंडागिर्दी जो होती है, इंदौर में अभी हमने देखा गोलियां चल रही हैं, तो ये क्राइम भी कम होगा, ये गुंडागिर्दी कम होगी। पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, मेरा ऐसा सोचना है। नहीं, कांग्रेस ही मांग कर रही, मैं तो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कांग्रेस पार्टी में भी हम इसकी बात करेंगे, और जब हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें भी हम इस तरह की नीतियां लाएंगे। एक ओपन पॉलिसी होना चाहिए, और ओपन पॉलिसी होगी तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, बहुत सारा रोजगार मिलेगा अगर आपने पॉलिसी ओपन कर दी। चलिए, देखिए, कश्मीर में धारा 370 हट गई है तो हट गई है, अब वो पुनः तो लागू होगी नहीं, और उस पर चर्चा भी करना व्यर्थ है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिस तरह से उनको वहाँ से भगाया गया, उनकी संपत्तियाँ छीन ली गई, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा अन्याय है। और उनको वहाँ बसाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का चुनावी वादा भी है, बहुत पुराना, अटल जी के समय से ये वादा है। तो इसको आप कैसे पूरा करते हैं वो करें, उनको वहाँ बसाएं, और उनका जो हक है, उनकी जो संपत्ति है वो उन्हें मिले। और पहले वहाँ हिंदू मुसलमान एक होके रहते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। मैं तो वहाँ जाता था, पहले गया हूँ, कभी वहाँ कश्मीर में हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो गाली नहीं बकते थे। कोई गाली बकता था तो बुरा मान जाते थे। इतना अच्छा उनका वह कश्मीरी कल्चर रहा है, वो मिल के रहते, भाईचारे से रहते थे। अब ये 90 के बाद ये समस्या शुरू हुई है, और अब ये इतनी बड़ी बन गई है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। परंतु उनको वापस जाना भेजना चाहिए, और वहाँ जो अलगाववादी लीडर्स जो रहे हैं, वो तो वैसे ही अब वहाँ कोई बचे नहीं हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं, तो वो वहाँ एक नया कश्मीर बन रहा है, तो उनकी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं। आपने कहा कि और अभी कमलनाथ जी का एक बयान भी आया था कि अरुण यादव ने उनसे नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वहाँ पे कौन सा चेहरा होना चाहिए? अरुण यादव क्या वहाँ के लिए सक्षम? दूसरा है कि 3 जो विधानसभा के उपचुनाव, इनमें जिस तरीके से दमोह में कांग्रेस जीती और सैबोटेज हुआ उस कारण, लेकिन 3 विधानसभा में क्या करेगी कांग्रेस जिससे चुनाव? देखिए, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, हमें इस बात का दुख है कि हमने अपने साथियों को खो दिया, साथी विधायकों को, बहुत ही दुख हुआ है। चुनाव बड़े एक भारी मन से हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जिन नेताओं को हमने खोया है वो बड़े लोकप्रिय नेता थे, चाहे कलावती भूरिया जी हो, हमारे विजयन भाई और भी, तो उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति जो सम्मान है और जो लोगों के मन में भावना है, तो निश्चित रूप से वहाँ वो कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे। रहा सवाल लोकसभा का, तो अरुण यादव जी हमारे वहाँ स्थापित नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम पार्टी को कहा है कि मैं वो इस चुनौती को स्वीकारने के लिए वो तैयार हैं, अच्छी बात है। और ये पार्टी फैसला करेगी कौन लड़ेगा, और जो भी लड़ेगा हम लोग मिलकर काम करेंगे और जिताएंगे पार्टी। अरुण
देखिए, रिवैम्प तो हमने किया था और उसके बाद सरकार बनी, कमलनाथ जी को लाए, ये रिवैम्प ही था। और उस रिवैम्प का लाभ ये मिला कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। अब मैं समझता हूँ कि अभी संगठन मजबूत हो रहा है और होगा, क्योंकि हम एक उपचुनाव जीते हैं। आने वाले उपचुनाव में भी हम पूरी हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ वहाँ अध्यक्ष की चेंज की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी का नेतृत्व अच्छा है और हम लोग उनके नेतृत्व में जीतेंगे, सरकार भी 23 में बनाएंगे। फिर सवाल ये है कि युवाओं को कैसे हम आगे लाएं, युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, छात्र नेताओं को, इन सबको हम इनकी एक टीम बना के और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कैसे काम करेगा, कौन करेगा, इस तरह की एक टीम बना के और उसमें काम करना हम लोग शुरू कर दिया है और शुरू कर देंगे। वहाँ थोड़ी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भाजपा और कमलनाथ जी की टीम पे निशाना साधती है, उनकी एज पे बिलो द बेल्ट वार करती है, लगातार दिग्विजय सिंह की उम्र पे बात करती है, कैसा आप देखते हैं? ये उनका ओछापन है। हम लोगों ने उनके वरिष्ठ नेता जो रहे हैं उनका हमेशा सम्मान किया है। हमने कभी इस तरह के ओछापन, ऐसे ओछे बयान नहीं दिए, चाहे वो कैलाश जोशी जी हों, चाहे सुंदरलाल पटवा जी हों, चाहे कैलाश सारंग जी हों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपने कभी सुना किसी ने भी कोई बयान दिया हो? कभी नहीं। चाहे वरिष्ठ हो, चाहे कनिष्ठ, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया है। और इनको भी ये संस्कार की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कार की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत संस्कार अपने अंदर भी डाल लें और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना सीखें तो अच्छा होगा। मेरा इसका खामियाजा मतलब जनता को हमारी गलती के कारण भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार के लिए अब जनता ने तो कांग्रेस को जनादेश दिया था। आपने हमारी सरकार का, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार थी, हमने चुना था, जनता ने चुना था और 5 साल के लिए चुना था। देखिए, बिजली का संकट इसलिए है क्योंकि बिजली जो एक आवश्यक वस्तु है, उसको हमने निजी क्षेत्र को पूरी तरह सौंप दिया। महंगी बिजली खरीदने का अनुबंध कर रहे हैं। अब नुकसान हो रहा है, उसको पटाने के लिए बिल बड़े बड़े दे रहे हैं। कांग्रेस में आपने देखा होगा, समय कांग्रेस काल में बिल कम आते थे, अभी बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। खाद की प्रॉब्लम तो क्रिएट की जाती है, खाद की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। और अगर पहले से प्लानिंग करके खाद का परिवहन करके जगह जगह भेज दिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नकली खाद ये हमेशा इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा बिकता है और नकली खाद के कारखाने जो हमने बंद कराए थे वो फिर चल गए। तो ये खाद बिजली की प्रॉब्लम तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो रहेगी और कांग्रेस आएगी तो ये अपने आप में कम हो जाएगी। यही इच्छा है। अब आप अपने सवाल पूछना चाहें तो पूछें, मुझे उत्तर देने में बड़ा हर्ष होगा। सर पहले तो इधर से वही जी? जो सारे मंत्री हाँ, थे इधर से हाँ, वही उधर चले गए। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में बात है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा इसलिए आ रही है तो सरकार रहती है। दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा से क्या सरकार में चली गई है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये इस तरह की अफवाह जो फैला रहे हैं, मैं क्यों फैला रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर ये इस तरह की अफवाह न फैलाएं। दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा और क्या होगी? 10 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए, ऊंचे पदों पर रह लिए, विधायक सांसद हैं, परिवार के लोग पदों पर बैठे, और क्या महत्वाकांक्षा है? दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी पर्सनल कुछ नहीं है, पर हाँ उनकी एक जुनून जरूर है कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ है और ये स्वाभाविक है। हर कार्यकर्ता का ये सोचना है तो उनका भी सोचना है।
तीसरी लहर का नशा है, पर जो कि भाजपा के लोगों को जब जो करवाना होगा वो करवा लेते हैं, ऐसा कांग्रेस भी कहते हैं। तो वर्तमान में अगर मान लीजिए 2-4 महीने के बाद में नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि अभी कहीं भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कोई एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इस तीसरी लहर की चुनौती का सामना करना। नगर निगम का चुनाव बाद में आता है, बाकी सब बाद में आता है। हमने दूसरी लहर में हमारे बहुत सारे साथियों को, भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को खो दिया। दूसरी लहर आई, हम लोग तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में पलंग नहीं थे, कोविड सेंटर्स की कमी थी। किसी को ये इसका आभास नहीं था कि इतनी तेज दूसरी लहर आएगी। अभी मुझे इस बात का थोड़ा संतोष है कि तीसरी लहर की तैयारियां हो रही हैं, ठीक ठाक हो रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो सितंबर के आखिर तक चुनाव की चर्चा भी ना करें, तीसरी लहर से हम कैसे सुरक्षित रहें, और तभी रहेंगे जब हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर भी घातक होगी। अभी दिल्ली में देखिए आप, क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरह से खोल दिया है। यहाँ मैंने देखा है कि प्रोटोकॉल का पालन करने में कई कमियाँ देखी गई हैं। तो अभी तो हम प्रोटोकॉल का पालन करें और सितंबर के बाद फिर हम लोग कोई भी चर्चा करें, मेरा ऐसा सुझाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी का दामन था, मध्य प्रदेश में युवा फैक्टर कांग्रेस के पास उसका अभाव दिखा। तो क्या आपने जिस तरह से जयवर्धन सिंह की कई बार वकालत की है कि ज्योतिरादित्य की जगह अगर कोई ले सकता है तो जयवर्धन है, तो क्या वो तैयार है? और दूसरा, बीजेपी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, उसमें कंटेस्ट किया था सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी। ये कंटेस्ट जो है कांग्रेस ने शुरू कर दिया, तो उसको किस नजरिए से आप? कंटेस्ट कुछ नहीं है, और युवा बहुत सारे हमारे नेता हैं, कोई अकेला जयवर्धन नहीं है। और जयवर्धन मेरा भतीजा इसलिए मैंने नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में एक युवा नेतृत्व अगर है तो वो जयवर्धन वहाँ एक ग्वालियर चंबल संभाग में उसने काफ़ी मेहनत भी करी है, वो करता है, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं। तो उसको अगर हम आगे करते हैं, उसके साथ टीम बना दें, तो वहाँ आज की पोजीशन में जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस 70-30 है, कांग्रेस 70 और बीजेपी 30 है। ये उपचुनाव के बाद की स्थिति आज की। तो वहाँ अगर हम लोग मिलकर काम करें तो वहाँ आप देखेंगे सिंधिया जी का एक भी आदमी नहीं जीत पाया 2023 में। ऐसी स्थिति हम ला सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें। संजीव, नए लीडरशिप को आगे लाना, लेकिन जो इससे हट के एक हो रहा है कि कमलनाथ जी का उपयोग सेंट्रल लीडरशिप भी बहुत कर रही है कांग्रेस की, तो ऐसी स्थिति में क्या मध्य प्रदेश में अपनी दोनों जिम्मेदारियों के साथ वो न्याय कर पाएंगे? नहीं, कमलनाथ जी ने कहा है स्वयं, मध्य प्रदेश में वो हैं, रहेंगे, यहाँ काम कर रहे हैं, पर उनकी वरीयता को देखते हुए जब वो काम AICC उन्हें देती है वो पूरा करते हैं। और उनकी ऊर्जा की, उनकी और भाई साहब की ऊर्जा की मैं तारीफ़ करूँगा। इस उम्र में भी इतना ऊर्जावान नेतृत्व आज कांग्रेस के पास है, और उसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिले, यही इच्छा है। अब आप अपने सवाल पूछना चाहें तो पूछें, मुझे उत्तर देने में बड़ा हर्ष होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है राजगढ़ दौरा लगता है, और एक बड़ा पछाड़ लगती है, इसमें तो पुल बनने की वहाँ की जनता की मांग चल रही है, और आपसे काफ़ी लोग आसान भी थे कि राजगढ़ आपका दर चौड़ा का आपका विधानसभा क्षेत्र है, और वो आवश्यकता है मेरे ख्याल से 15-16 मिनट की दूरी से पुल चौड़ा आपका दूर हो जाएगा, और जो चक्कर लगता है लोगों को बच जाएगा। क्या आपका इस विधानसभा कार्यकाल में उसको कुछ उम्मीद करें वहाँ के लोग? देखिए, एक पुल तो वर्तमान में है जो चाचौड़ा विधानसभा को राजगढ़ जिले को जोड़ता है। मनोरखेड़ी गांव है, वहाँ ये पुल अभी है। इस पुल को ऊंचा करने वाली बात है। तो इस पुल को अगर ऊंचा किया जाएगा तो ये वर्षा काल में चालू रहेगा। दोनों तरफ सड़क पक्की बन गई है, अच्छी सड़क बन गई है। इस पुल को ऊंचा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और राजगढ़ के हमारे विधायक भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इसको मंजूर करा लेंगे। और इस पुल को केवल ऊंचाई नहीं, इस पर हम एक स्टॉप डैम भी बनाएंगे, जिससे कि वहाँ
अच्छा पानी भर जाए और सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर कर दिया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मांग है किला अमरगढ़ को डायरेक्ट जोड़ने की, तो वो पुल भी हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, पर पहले ये पुल जरा एक काम कर लें, उसके बाद फिर उसके लिए विप्लव देव जी